नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। सीएम मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं कोरोना को लेकर। प्रदेश में टेंशन है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अच्छी शिक्षा का स्तर हो तो आदर्श संस्कृत स्कूल ब्लॉक वाइज ये खोलने की हमने योजना बनाई है। जो गांव हैं उनके अंदर जहां 2 या 2 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें एक एक प्राइमरी स्कूल को इंग्लिश मीडियम एक प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित किया जाए और वो बैग फ्री प्राइमरी स्कूल होगा, बस्ता मुक्त। बस्ता ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि बच्चे अपनी पुस्तकें वहीं रख के आएंगे और वहीं पढ़ाई करेंगे। तो इस प्रकार से प्राइमरी स्कूलों के स्तर को भी बढ़ाना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जैसे आदर्श संस्कृत स्कूल की बात की है मैंने, उसको आगे बढ़ाना, ये सारे काम हम कर रहे हैं और इसके लिए पर्याप्त हमने बजट भी हमने किए हैं। विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा काम जो हमने भी किया वो है एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट की माफी। जो विद्यार्थी एजुकेशन लोन लेकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका भी मूल राशि की वापसी शुरू नहीं हुई है, ऐसे सब विद्यार्थियों के एजुकेशन लोन के ऊपर 3 महीने का जो इंटरेस्ट है, जो लगभग 50 करोड़ रुपया बनता है, ऐसे 3 महीने का लोन, इनका इंटरेस्ट, उसकी माफी भी हमने की है, जो एक बड़ी राहत उनके लिए ये सिद्ध होगी। किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना, ये भी हमारी बरकरार चल रही है। किसी प्रदेश में ऐसी योजना नहीं है जैसी हमने बनाई है। सब्जियां और कुछ फसलें, 19 सब्जियां और फसलें ऐसी हैं जिसमें भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से हमने पिछले वर्ष में 610 करोड़ रुपया ये खर्च किया है। उसके अंदर सब्जियां भी हैं, उसमें बाजरा भी है, उसमें सरसों भी है। ऐसी जो फसलें जिसका हमको घाटा होता है वो सरकार उसके घाटे की भरपाई करती है। ये सब हमने पूर्ण किया है। पावर, बिजली विभाग, इसमें भी इंडस्ट्री की डिमांड थी, वो भी हमने पूरी की है कि 25% जो 3 महीने का फिक्स चार्जेस थे मार्च, अप्रैल और मई के, इसको अप्रैल, मई, जून के, इसके 3 महीने के जो हमारे फिक्स चार्जेस है वो एक नियम बना करके उनको हमने माफ़ किया है। और जो 75% की बिजली जो पावर फिक्स पावर के चार्जेस हैं, अगले 6 महीने में उनको डेफर किया है, जुलाई से दिसंबर तक वो उसको दे सकेंगे। फसली ऋण, उसकी जो राहत योजना ये हमने बनाई थी, 4,10,000 किसान उसका लाभ ले चुके हैं। 1,314 करोड़ रुपए का उनको ब्याज और जो पेनल्टीज थी वो उनकी माफ हुई हैं। और इस योजना को वैसे तो पिछले साल खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी चूंकि कोरोना का पीरियड है, इस योजना को भी हमने 30 जून तक बढ़ा दिया है ताकि जो किसान रह गए होंगे वो इसका लाभ ले सकें। नलकूप पावर बिल माफी योजना, इसमें भी 1,12,000 किसानों का इसमें को लाभ हुआ है। 4,000 नई मोटर्स, ट्यूबवेल कनेक्शन जो बाकी थे 5 स्टार के, वो मोनोब्लॉक की मोटर्स के लिए किसानों को फ्री छोड़ दिया है कि वो अपनी मोटर अपने आप खरीद करके और उसमें लगा सकते हैं। मित्रों, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना, एक योजना शुरू की और इसका मैं उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूं कि एक बड़ी योजना हमने भी हरियाणा में बनाई है और वो योजना है मेरा पानी मेरी विरासत। पानी के संकट को देखते हुए हम पानी को कैसे बचाएं, आने वाली पीढ़ियों को जमीन के साथ विरासत में पानी भी दे करके जाएं, तो ये एक बड़ा लक्ष्य सामने रख करके धान के किसानों को हमने अपील की है कि जो ज़्यादा गहराई पानी चला गया, 40 मीटर से नीचे जहाँ पानी चला गया है, वहाँ के किसान 50% धान की बिजाई कम करें। उसके अंदर कुछ छूट भी हमने दी है, लेकिन इसका सहयोग हमको देश में यानी केंद्र सरकार भी दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है अटल भूजल योजना, और जिसके लिए 763 करोड़ रुपया ये हरियाणा को मिलने वाला है। इस 763 करोड़ रुपए के माध्यम से हम बोरवेल्स लगाएंगे ताकि पानी की रिचार्जिंग हो सके। हम पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से तालाबों को ठीक करेंगे, जहां जहां रिचार्जिंग का काम हो सकता है वो करेंगे, पानी को बचाने का काम करेंगे, ताकि पानी हमारा भविष्य है, पानी हमारा, जल हमारा जीवन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका भी हम उपयोग करेंगे। मित्रों, अगर मैं पोस्ट कोविड की बात करता हूं, कोरोना के बाद आखिर क्या क्या होगा, उसमें भी जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं उनको लागू करने के लिए जो पैकेज घोषित किए हैं, खास करके चाहे वो किसान हैं, चाहे इंडस्ट्री है और चाहे इन्वेस्टर हैं, एक बड़ी
देश और दुनिया आप में। सुन रहे थे सूबे के मुखिया मनोहर लाल को, जो बता रहे थे कि क्या कुछ चीजें वो जनता के लिए कर रहे हैं। बहरहाल अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जेसिका लाल हत्याकांड में मनु शर्मा रिहा। ये बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा। 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सजा सुनाई थी और 1999 में जेसिका की हत्या की गई थी। हरियाणा के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा का बेटा है मनु शर्मा, और अब मनु शर्मा जेल से रिहा। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर मनु शर्मा की रिहाई हुई है और कारण बताया गया है जेल के अंदर अच्छा बर्ताव। जेसिका लाल हत्याकांड में मनु शर्मा को रिहा कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मनु शर्मा की रिहाई हुई है। ये वो हाई प्रोफाइल मामला जिस मामले में मीडिया की ताकत का एहसास हुआ, जिसके बाद इस मामले को देखते हुए 2 मूवीज भी बनी और उस दौरान जनता की ताकत से लेकर मीडिया की ताकत तक को उनमें दर्शाया गया था। बहरहाल ये बड़ी और अहम खबर आप कह सकते हैं कि जेसिका हत्याकांड के मुख्य दोषी मनु शर्मा को रिहा कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट में यह सजा सुनाई गई थी। 1999 में जेसिका की हत्या कर दी गई थी और ये सब कुछ हुआ था दिल्ली में। दिल्ली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या की गई थी और वजह बताया गया था, जेसिका की मर्डर की वजह बताया गया था शराब परोसने से इनकार करना। रुक कर लेते हैं, दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, ये बड़ी और अहम खबर, मनु शर्मा रिहा। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से एक बड़ी खबर, क्योंकि कहीं ना कहीं जेसिका लाल मर्डर के इस मामले में करीब 19 साल से जेल में थे मनु शर्मा, और अब आखिरकार एसआरबी के द्वारा जो फैसला लिया गया, जिसपे उपराज्यपाल ने एक अहम फैसला लिया है, जिसमें एक बड़ी राहत जरूर है कि करीब 19 साल बाद मनु शर्मा जेल से बाहर निकलेंगे। 2026 में उनकी ये सजा पूरी हो गई थी, लेकिन एसआरबी ने जो फैसला लिया, जिसमें साफ तौर से 19 कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया गया था, जिसमें से मनु शर्मा भी थे। हालांकि एसआरबी का यह फैसला उन तमाम कैदियों के आचार व्यवहार को देखकर ही लिया जाता है, जिसमें मनु शर्मा ने 6 बार ये रिक्वेस्ट की थी, जिस रिक्वेस्ट को फिलहाल अब उपराज्यपाल ने माना है। उनको फिलहाल अब बाइज्जत बरी कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। हालांकि ये फैसला इसलिए लिया जाता है कि अगर किसी भी कैदी की जेल में, यानी कि तिहाड़ में, क्योंकि मनु शर्मा काफी समय से तिहाड़ में उन तमाम अपने सहयोगी कैदियों की मदद करते थे, उन्हें पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनका एक एनजीओ था जिससे मदद भी करते थे। तो ये तमाम चीजें उनके इस रिहाई में एक बड़ा पहल साबित हुई, जिसका मौका फिलहाल उपराज्यपाल ने भी दिया है, और इसीलिए प्री मैच्योर रिलीज जिसे कहा जाता है, जिसमें समय अवधि पूरी होने के बाद या उससे पहले ही उनके व्यवहार और आचार को देखते हुए समाज में जीने का एक बार मौका दिया जाता है। और यही फिलहाल सोचते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है और मनु शर्मा को रिहा किया गया है। जी सुशील, ये हाई प्रोफाइल मामला रहा था। इस मामले पर मूवीज तक बनी, फिल्में तक इस मामले पर बनी, और अब वक्त से पहले ही रिहाई हुई है मनु शर्मा की। कौन कौन से फैक्टर्स थे? 1999 में यह मर्डर हुआ था, 2006 में जाकर सजा हुई थी और 2020 में रिहाई। जी देखिए, साफ तौर से इसमें एक बड़ा कहीं ना कहीं जो फैक्टर रहा मनु शर्मा के इस पूरे अगर घटनाक्रम को देखा जाए, जिसमें जेसिका लाल को मारा गया, उसमें पावर गेम बहुत बड़ा एक फैक्टर बना था मनु शर्मा की रिहाई को लेकर। उनके पिता चूंकि लगातार विनोद शर्मा जो मंत्री थे, उन्होंने अपने पावर का प्रयोग करते हुए लगातार मनु शर्मा को बचाने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि सच भले ही परेशान हो लेकिन पराजित नहीं होता है, और इसीलिए ये अवस्था रही। और इसमें दूसरी जो बात रही, उसमें जेसिका लाल की जो बहन है सबरीना लाल, उन्होंने भी ये माना कि चूंकि समय पूरा हो गया है और जिस तरह मनु शर्मा के आचार और व्यवहार में लगातार परिवर्तन आ रहा है, ऐसे में मनु शर्मा को जेल से रिहा कर दिया जाना चाहिए। ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ मनु शर्मा की रिहाई के लिए, क्योंकि जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल जो थी, वो इस पूरी लड़ाई में लगातार साथ रही, और उन्होंने ही एक तय समय के बाद उन्होंने ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में अब मनु शर्मा का आचार व्यवहार अगर ठीक है तो उनको रिलीज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक समय अवधि पूरी हो गई है। लगभग 18 से 19 साल की सजा मनु शर्मा जेल में बिता चुके हैं, और लगातार अपने जो तमाम सहयोगी कैदी हैं, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई बार मदद की है, अपनी एनजीओ से जोड़ा है। तो ये तमाम जो फैक्टर्स थे वो मनु शर्मा के
फेवर में गए, जिसमें एसआरबी के द्वारा लगातार पहल करती जा रही थी, लेकिन 6 बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया एसआरबी से, 6 बार फिलहाल उन्हें मौका नहीं मिला। लगातार उनका जो सबमिशन है, वो रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल हो जाता था। लेकिन इस बार 28 तारीख को एक बड़ा फैसला लेते हुए उपराज्यपाल ने फिलहाल मनु शर्मा समेत 18 कैदियों को रिहा कर दिया है। जी सुशील, मैं समझना चाह रहा हूं क्योंकि जो मनु शर्मा की पत्नी है उन्होंने भी एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवता आयोग का दरवाजा पिछले साल खटखटाया था। क्या ये फैक्टर्स भी किसी तरीके से इस केस में कारगर साबित हुए या फिर उनका अच्छा बर्ताव ही वक्त से पहले उन्हें रिहाई दिलवाने में कारगर साबित हुआ? साफ तौर से कहीं ना कहीं जब जेल में कोई कैदी बंद होता है तो उस समय उसके आचार और व्यवहार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब उसने किसी भी क्राइम को कमिट किया था उस दौरान उसके व्यवहार कैसे थे, और जेल में लगातार जब वो अपना जीवन यापन करता रहा तो उस दौरान उसने किस प्रकार से कैदियों के साथ मेलजोल रखा, तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे किस तरह का बर्ताव किया, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। लगातार मनु शर्मा के आचार व्यवहार को देखा जा रहा था जेल में, और कई वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उनसे बार बार ये कहा जाता था। एक बार मुझे याद है कि 15 अगस्त में मनु शर्मा ने तब 200 या 300 कैदियों के पेपर में उन्होंने अपने एनजीओ में उन्हें काम दिलाया था। तो मनु शर्मा ने ऐसे कई बड़े काम फिलहाल तिहाड़ में रहते हुए किए। हालांकि चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला था और जिस तरह उनके पिता का वर्चस्व था और इस केस को डिमोरलाइज करने के लिए, लेकिन सबरीना जो लाल है, जो उनकी बहन थी जसिका की, उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी और जिस तरह पावर गेम को घुमाते हुए उन्होंने सच के लिए जीत हासिल की, जिसमें उम्र कैद की सजा मनु शर्मा को मिली। उसके बाद लगातार मनु शर्मा के जीवन में बदलाव हुआ, और कहते हैं कि पश्चाताप के आंसू आपको वही मिलते हैं जब आप खुद अपने आप को समझे। और शायद मनु शर्मा के भी जीवन में बदलाव तभी आया जब वो तिहाड़ के पीछे गए, तिहाड़ में रहे, उन्होंने 17 से 18 साल अपना जेल में बिताया, तो उन्हें भी जीवन के उन तमाम चीजों की सच्चाई सामने आई और उन्होंने अपने आप को पश्चाताप के आंसुओं में पिरोया। और इसीलिए फिलहाल उपराज्यपाल की तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए कहीं ना कहीं उनको रिहाई दी गई, लेकिन उनकी पत्नी के द्वारा भी लगातार कोशिश की जा रही थी कि जो मनु शर्मा है उनको रिहा किया जाए, लेकिन इसके चलते उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कई बार फिलहाल याचिका लगाई, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। लेकिन एसआरबी की जो रिव्यू मीटिंग थी, जिसमें साफ तौर से सफेंद्र जैन ने भी हेड किया था, दिल्ली सरकार से भी एक हरी झंडी मिली और ये कहा गया कि मनु शर्मा चूंकि लगातार इस पूरे मामले में कैदियों के फेवर में काम कर रहे हैं और तमाम जो तिहाड़ जेल में कैदी हैं उनके जीवन को परतने के लिए कई प्रयास किए हैं, तो क्यों ना उनको एक बार समाज में एक सम्मानित जीवन जीने का मौका दिया जाए। बिल्कुल, कुल मिलाकर उनके व्यवहार को देखते हुए ये फैसला लिया गया। बेहद शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कोरोना से जुड़ी है क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद में टेंशन बढ़ चुकी है। गुरुग्राम में आज फिर 58 नए केस सामने आए। पिछले 5 दिनों को आप अगर देखें तो एक पैटर्न नजर आएगा जहां पर 500 से ज्यादा केसेस गुरुग्राम में सामने आ चुके हैं और आज छठा दिन जब 58 नए केस सामने आए हैं गुरुग्राम में। कल 100 के पार यह आंकड़ा था, उससे पिछले दिन 97 केसेस थे। गुरुग्राम में 1000 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। अकेले गुरुग्राम में 1000 के करीब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुग्राम कोरोना के कारण पूरे हरियाणा की, हिंदुस्तान की टेंशन कैसे बढ़ा रहा है। फरीदाबाद में भी 24 नए केस सामने आने से कोरोना वायरस का ब्लास्ट धमाका होता हुआ नजर आया है और फरीदाबाद में अब तक 400 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कुल आंकड़ा 2500 के पार पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में मिलाकर 1400 केस के करीब हो चुके हैं। यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद जो इलाके दिल्ली के साथ लगते हैं, 2 बॉर्डर यहां पर पड़ते हैं। फरीदाबाद में भी बॉर्डर दिल्ली के साथ लगता है, गुरुग्राम का बॉर्डर भी दिल्ली के साथ लगता है और ऐसे में इन 2 जगहों पर ज्यादा मामलों का होना यह बताता है कि बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली के साथ जो सटे हैं वहां पर केसेस ज्यादा है। सोनीपत में भी हाल कुछ ऐसा ही दिखता है और रोहतक का बॉर्डर भी लगता है, वहां पर भी आलम कुछ ऐसा ही। बहरहाल रुक कर लेते हैं गुरुग्राम का। संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ। धर्मवीर, आज छठा दिन और लगातार छठे दिन केसेस बहुत ज्यादा यहां पर आ रहे हैं, 58 मामले। आज भी क्या अपडेट है? पिछले कुछ दिनों से लगातार गुरुग्राम में जो कोरोना के जो मामले हैं उनकी लगातार जो है वृद्धि हुई है और आज भी जो सुबह का बुलेटिन आया है उसमें 58 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से संख्या जो है वो 961 जा पहुंची है। तो इस अभी शाम का जो बुलेटिन है वो आना बाकी है। तो आप लगातार हम कह सकते हैं कि लगातार ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है। कल भी 129 मामले सामने आए थे, उससे पहले भी 97 मामले सामने आए थे, उससे ठीक पहले
भी इसी तरह से मामले बढ़ रहे थे। तो पिछला जो एक सप्ताह जो हम कह सकते हैं कि लगातार गुरुग्राम के लिए काफी चिंताजनक रहा है, लगातार मामले बढ़े हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से अब अनलॉक की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो उस केस में भी अब लगातार मामले अगर बढ़ रहे हैं तो ये चिंता का सबक कहीं ना कहीं बन रहा है गुरुग्राम के लिए भी, गुरुग्राम के लोगों के लिए भी, क्योंकि हर एक कोने से अब कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। बेहद शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन दोनों जगहों पर तकरीबन 1400 मामले सामने आ चुके हैं। मुश्किल का सबब ये कि जो आंकड़ा, जो मेडिकल बुलेटिन सामने आया वो 58 केसेस अभी भी गुरुग्राम में बता रहा है और ये मामले शाम होते होते, रात होते होते और ज्यादा बढ़ेंगे। कुल मिलाकर बीता एक हफ्ता गुरुग्राम के लिए चिंता की लकीरें बढ़ाता हुआ, न सिर्फ गुरुग्राम के लिए बल्कि आप कह सकते हैं पूरे हरियाणा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें।